फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39B पर एक 98 मीटर का जायंट खड़ा है। इसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम और इसका काम है इन 4 लोगों को दोबारा से एक ऐतिहासिक यात्रा पर लेकर जाना। इन अंतरिक्ष यात्रियों के सामने एक छोटी सी खिड़की है जिसके पार है वो 50 साल का इंतजार जो अब खत्म होने को है। लेकिन कंट्रोल रूम में एक अलग ही सवाल गूंज रहा है, क्या हम वास्तव में इस ऐतिहासिक लॉन्च के साक्षी बनेंगे? लॉन्च की घड़ी टिक टिक कर चल रही है, लेकिन इसकी सुइयां कभी भी रुक सकती हैं। आर्टेमिस 2 की कहानी में आज हम उस पल पर खड़े हैं जब इतिहास या तो बनेगा या फिर एक और बार टल जाएगा। ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं है, बल्कि एक पीढ़ी की तमन्ना है जो अपोलो 17 के बाद से अधूरी पड़ी है। सन 1972 में जब अंतिम बार कोई इंसान चांद से लौटा था तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि अगली वापसी में इतना समय लग जाएगा। आज वही सपना फिर से सांसें ले रहा है, लेकिन अब भी हमारे सामने से चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। लॉन्च पैड पर खड़ा SLS रॉकेट और ओरायन कैप्सूल हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का प्रतीक बनकर खड़े हैं, लेकिन इसके हर पेच और तार में दशकों की मेहनत और अरबों डॉलर दांव पर लगे हैं। जब ये लॉन्च होगा तो चारों अंतरिक्ष यात्री अपनी सीट पर बैठे होंगे, शायद अपने परिवार के ख्यालों में, शायद अपनी जिम्मेदारी के बोझ में। वे जानते हैं कि उनके कंधों पर सिर्फ एक मिशन का भार नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का भविष्य है। एक सफलता उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर देगी और एक छोटी सी गलती, एक देरी या एक खराबी पूरी योजना को फिर से कई साल पीछे धकेल सकती है। यही वजह है कि लॉन्च की तारीख सिर्फ एक डेट नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। आर्टेमिस 2 की लॉन्च डेट का सफर किसी चलती हुई ऑब्जेक्ट पर निशाना लगाने जैसा रहा है। शुरुआत में नासा का लक्ष्य था सन 2024 के अंत तक इस मिशन को लॉन्च करना, लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आया ये तारीख आगे बढ़ती चली गई। इन देरियों का सबसे बड़ा कारण है ओरायन कैप्सूल की हीट शील्ड। ये वो ढाल है जो पृथ्वी पर वापसी के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को री एंट्री की गर्मी से बचाएगी। आर्टेमिस 1 के अनक्रूड मिशन के बाद इंजीनियर्स को पता चला कि हीट शील्ड के मटेरियल में अनएक्सपेक्टेड इरोजन हुआ था। ये एक ऐसी समस्या थी जिसे हल किए बिना आगे बढ़ना खतरनाक था। इसलिए नासा ने इस समस्या को पूरी तरह से समझने और ठीक करने का फैसला किया, जिसमें काफी समय लग गया। इसके अलावा ओरायन के अंदर लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी ENV एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम से जुड़ी कई समस्याएं सामने आई। इस सिस्टम का काम है कैप्सूल के अंदर हवा, पानी और तापमान को कंट्रोल करना। एक जांच में पाया गया कि कैप्सूल के ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम में ऑर्गेनिक मैटर का स्तर अपेक्षा से कहीं अधिक था, जो अंतरिक्ष यात्रियों की हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता था। इसे ठीक करने में भी कई महीने लग गए। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा था इमरजेंसी एग्रेस सिस्टम। अगर लॉन्च के टाइम कोई गड़बड़ी होती है या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इसी सिस्टम का यूज करके अंतरिक्ष यात्रियों को तुरंत एक सुरक्षित स्थान पर उतार लिया जाएगा। लेकिन दिक्कत ये हुई कि ये एक टेस्ट के दौरान ये सिस्टम ठीक से काम नहीं किया और वो बास्केट जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को नीचे लाया जाता है वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंची। इस तरह की छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए इन सभी खामियों को पहले दूर किया गया है। इस मिशन में होने वाली देरी हमें बताती है कि नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बहुत अलर्ट मोड पर है। अपोलो 1 की आग की ट्रेजेडी, चैलेंजर और कोलंबिया के हादसे ने नासा को सिखा दिया है कि अंतरिक्ष में जल्दबाजी में लिए गए फैसले भारी पड़ सकते हैं। इसलिए नासा ने अब सेफ्टी फर्स्ट की पॉलिसी को अपना लिया है। आर्टेमिस 2 में 4 इंसानों की जान दांव पर लगी है और नासा ये जोखिम किसी भी कीमत पर नहीं उठा सकता। इसलिए हर छोटी सी खराबी, हर अनसर्टेन डेटा और हर सस्पिशियस रिजल्ट को ठीक किए बिना आगे बढ़ना नियमों के खिलाफ है, क्योंकि इस मिशन में समय से ज्यादा सुरक्षा जरूरी है। जनवरी सन 2026 का आखिरी हफ्ता जब दुनिया आमतौर पर अपने डेली रूटीन्स में बिजी थी, तो अमेरिका के 2 शहरों ह्यूस्टन और फ्लोरिडा में इस मिशन की तैयारियां चल रही थी। 23 जनवरी को आर्टेमिस 2 के चारों अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन,
विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसन ने आधिकारिक तौर पर क्वारंटीन में एंटर किया। इसे हेल्थ स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम भी कहा जाता है और इसका मकसद बहुत सीधा है। लॉन्च से 14 दिन पहले एस्ट्रोनॉट्स को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाना। एक छोटा सा जुकाम भी मिशन को हफ्तों या महीनों पीछे ढकेल सकता है। इसलिए ये चारों यात्री अब एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हैं, जहां उनका संपर्क सिर्फ उन लोगों से है जो खुद क्वारंटाइन के नियमों का पालन कर रहे हैं। ये एक ऐसा कदम है जो दिखाता है कि नासा हर संभावित जोखिम को कम करने के लिए कितना गंभीर है। जब क्रू क्वारंटीन में अपनी आखिरी ट्रेनिंग और मेडिकल चेकअप करा रहा था, तो फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर पर एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज चल रही थी, वेट ड्रेस रिहर्सल। इसमें बिना असल में रॉकेट उड़ाए रियल लॉन्च इवेंट को रेप्लिकेट किया जाता है। इस टेस्ट में टीम ने SLS रॉकेट में 7 लाख गैलन से अधिक क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट को रॉकेट में भरा। इसके बाद उन्होंने पूरे लॉन्च काउंटडाउन की रिहर्सल की। इसमें कई रन शामिल थे। पहले रन में घड़ी को T-1 मिनट 30 सेकंड पर रोका गया, फिर T-33 सेकंड तक जाया गया। इसके बाद उन्होंने घड़ी को वापस T-10 मिनट पर ले जाकर एक और रन शुरू किया। ये अभ्यास लॉन्च टीम को आखिरी क्षणों में होने वाली किसी भी समस्या से निपटने के लिए तैयार करता है। इस बीच लॉन्च पैड पर भी अंतिम तैयारियां जोरों पर थीं। टीम ने SLS रॉकेट के बूस्टरों में हाइड्रोजन केमिकल को भरा, जो इंजन को एक्स्ट्रा पावर देने के लिए लगाए जाते हैं। ओरेन कैप्सूल के अंदर यात्रियों के लिए जरूरी सामान, भोजन और वैज्ञानिक उपकरणों को सावधानी पूर्वक रखा गया। लॉन्च अबॉर्ड सिस्टम पर विस्फोटकों की जांच की गई, जो किसी भी इमरजेंसी में कैप्सूल को रॉकेट से अलग करने में काम आएंगे। फ्लोरिडा का मौसम साफ है, बादल नहीं है और हवा भी शांत है। लॉन्च विंडो यानी वो निर्धारित समय जिसमें रॉकेट को उड़ाया जाना चाहिए, वो भी खुल चुका है। कंट्रोल रूम में सैकड़ों इंजीनियर और टेक्नीशियंस अपनी सीट पर बैठे हैं। उनकी आंखें अपनी अपनी मॉनिटर स्क्रीन्स पर टिकी हैं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है, जो सिर्फ कंप्यूटर के फैन की आवाज और कभी कभी फ्लाइट डायरेक्टर की आवाज से टूटती है। घड़ी T-10 मिनट पर रुक जाती है। ये एक निर्धारित टाइम है, एक आखिरी मौका जिसमें सभी टीमें अपने सिस्टम की एक आखिरी बार जांच कर सकती हैं। फ्लाइट डायरेक्टर की आवाज गूंजती है, ऑल स्टेशंस गो नो गो फॉर लॉन्च। एक एक करके हर टीम का प्रमुख अपनी स्थिति की पुष्टि करता है। प्रपल्शन गो, ग्राउंड गो, रेंज सेफ्टी गो। इन गो शब्दों की लय एक ऐसी धुन बनाती है जिसे सिर्फ सुनकर ही गौरवान्वित महसूस होने लगता है। इस दौरान रॉकेट के अंदर चारों यात्री शांत हैं। वे अपने हेलमेट पर बनती शैडोज में एक दूसरे को देख रहे होंगे। वे जानते हैं कि अब उनकी किस्मत ग्राउंड कंट्रोल के हाथों में है। T-9 मिनट पर लॉन्च टावर से रॉकेट को जोड़ने वाला सेविस स्ट्रक्चर धीरे धीरे पीछे हट जाता है। अब SLS रॉकेट पूरी तरह से अकेला खड़ा है, तैयार है और आकाश की ओर देख रहा है। घड़ी फिर से चलना शुरू होती है। T-2 मिनट पर ऑटोमेटेड लॉन्च सीक्वेंस का काम शुरू हो जाता है। यहाँ से आगे की प्रोसेस ह्यूमन कंट्रोल से बाहर है। अब कंप्यूटर कमांड संभाल लेता है और रॉकेट के मेन इंजन को इग्नाइट करने के लिए कमांड देना शुरू करता है। और फिर वो पल आता है T-6 सेकंड। चारों इंजन एक साथ जल उठते हैं। एक विशाल धुआं और भाप पैड पर चारों ओर फैल जाती है, जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। रॉकेट थोड़ा कांपता है, लेकिन वो अपनी जगह पर दृढ़ता से खड़ा रहता है। इंजनों की आवाज इतनी तेज होती है कि उसे कई मील दूर तक सुना जा सकता है। फिर T-0 पर दोनों सॉलिड रॉकेट बूस्टर जल उठते हैं। एक विस्फोट की तरह एक अनइमेजिनेबल रोशनी और शक्ति के साथ 8.8 मिलियन पाउंड का थ्रस्ट रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलता है। धीरे धीरे जैसे कोई राक्षस अपनी नींद से जाग रहा हो, आर्टेमिस 2 आकाश की ओर बढ़ने लगता है। उड़ान के पहले मिनट में रॉकेट एक खास रोल मैन्यूवर को परफॉर्म करता है ताकि वो सही दिशा में जा सके। फिर लगभग 1 मिनट बाद ये मैक्स क्यू के प्रेशर से गुजरता है। ये वो पल होता है जब आसपास की हवा का दबाव रॉकेट पर सबसे ज्यादा होता है। एस्ट्रोनॉट्स भी इस प्रेशर को महसूस करते हैं। लगभग 2 मिनट बाद रॉकेट के साथ लगे दोनों बूस्टर्स का काम खत्म हो जाता है और दोनों ही अलग हो जाती हैं। अब सिर्फ मेन स्टेज इंजन चल रही हैं और आर्टेमिस 2 अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ रहा है।
हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में। मान लीजिए कि अगर सब कुछ सही रहा, लॉन्च सफल रहा और आर्टेमिस 2 सुरक्षित रूप से पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंच गया, तो पहले 2 दिन चारों यात्री ओरायन के हर सिस्टम की बारीकी से जांच करेंगे। वे अपने कंप्यूटर्स के साथ काम करते हुए नेविगेशन सिस्टम को कैलिब्रेट करेंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से ठीक से काम कर रहा हो। इस बीच ह्यूस्टन के मिशन कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटर्स भी राहत की सांस लेंगे और उनका कई महीनों का तनाव भी दूर हो जाएगा, क्योंकि उनका सबसे पहला और बड़ा कदम पार हो चुका होगा। असली सफर तो अब शुरू होगा। पृथ्वी की कक्षा में 2 चक्कर लगाने के बाद ओरायन के अपर स्टेज का इंजन इग्नाइट हो जाएगा। यह होगा ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन बर्न, एक ऐसा मैन्यूवर जो ओरायन को पृथ्वी की ऑर्बिट से निकालकर सीधे चांद के ऑर्बिट में ले जाएगा। जैसे जैसे कैप्सूल चांद की ओर बढ़ेगा, एस्ट्रोनॉट्स अपनी खिड़की से एक ऐसा नजारा देखेंगे जो केवल कुछ गिने चुने लोगों ने ही देखा है। हमारी पृथ्वी एक बड़े जीवंत नीले सफेद गोले की तरह लगेगी, जो इस सफर में धीरे धीरे छोटी होती चली जाएगी। यही वो नजारा है जो इंसानों को अपने ओरिजिन और अपनी असलियत की याद दिलाता है। 4 दिन की यात्रा के बाद आर्टेमिस 2 चांद के प्रभाव में चला जाएगा और फिर हमें देखने को मिलेगा इस मिशन का सबसे ऐतिहासिक पल। ओरायन स्पेसक्राफ्ट एंटर करेगा चांद के उस हिस्से में जो पृथ्वी से हमेशा छिपा रहता है। यहाँ कुछ मिनटों के लिए एस्ट्रोनॉट्स का संपर्क पृथ्वी से पूरी तरह कट जाएगा और वो इस ब्रह्मांड में सबसे दूर अकेले इंसान होंगे। कोई रेडियो संपर्क नहीं होगा, वे अकेले होंगे, बिल्कुल अकेले, चांद के उस रहस्यमय डार्क साइड में, जिसे किसी भी इंसान ने पहले कभी इतने करीब से नहीं देखा। ये वही क्षण होगा जो अपोलो 8 के यात्रियों ने पहले महसूस किया था और अब आर्टेमिस 2 के यात्री उन्हीं इमोशंस को फिर से जी रहे होंगे। चांद के पास से गुजरते हुए वे लगभग 4600 मील की दूरी पर होंगे। वे चांद पर मौजूद कई बड़े क्रेटर्स, उबड़ खाबड़ इलाके और उस सतह को देखेंगे जो करोड़ों सालों से बदली तक नहीं है। लेकिन उनका ध्यान सबसे ज्यादा उन पॉइंट्स पर होगा जहां फ्यूचर में गेटवे स्पेस स्टेशन होगा और जहां आर्टेमिस 3 के यात्री उतरेंगे। ये सफलता सिर्फ एक मिशन को सफल नहीं करेगी, बल्कि यह हमारे फ्यूचर का एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। चांद की परिक्रमा करने के बाद वे घर की ओर लौटेंगे। वापसी की यात्रा भी उतनी ही चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन मान लीजिए कि वे सफलतापूर्वक पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर लेते हैं। पैराशूट खुलते हैं और ओरायन स्पेसक्राफ्ट प्रशांत महासागर में धीरे धीरे उतरता है। जब रिकवरी टीम के हेलीकॉप्टर्स उन तक पहुंचते हैं और यात्री कैप्सूल से बाहर निकलते हैं, तो दुनिया भर में जश्न मनाया जाता है। ये सिर्फ नासा की जीत नहीं है, ये इंसानियत की जीत है। ये सफलता ये साबित करती है कि हम इंसान अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और चांद अब कोई दूर का सपना नहीं है। आर्टेमिस 2 की सफलता एक डोमिनो की तरह काम करेगी, जो भविष्य के लिए भी कई दरवाजे खोल देगी। चांद को फतेह करने के बाद हमारा मनोबल बढ़ेगा और यहाँ से चांद पर ल्यूनर बेस बनाने की जो शुरुआत होगी, वो हमारे लिए मार्स तक के रास्ते को साफ कर देगी। पहला डोमिनो जो गिरेगा वो है आर्टेमिस 3 का रास्ता साफ होना। जब आर्टेमिस 2 सफलतापूर्वक लौटेगा, तो नासा के पास SLS रॉकेट और ओरायन कैप्सूल के लिए रियल डेटा मौजूद होगा। यह सिर्फ कंप्यूटर सिमुलेशन से कहीं ज्यादा एक्यूरेट होगा और इसके साथ वो अनुभव भी होगा जो 4 इंसानों ने गहरे अंतरिक्ष में जीकर महसूस किया होगा। इसका मतलब है कि आर्टेमिस 3 के लिए जोखिम काफी कम हो जाएगा। स्पेसएक्स का स्टारशिप, जिसे ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम HLS के लिए चुना गया है, उस पर काम तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब उसे ले जाने वाला ओरायन पूरी तरह से परखा हुआ होगा। दूसरा डोमिनो है गेटवे स्पेस स्टेशन का निर्माण। गेटवे चांद की कक्षा में बसने वाला भविष्य का घर है, एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। आर्टेमिस 2 की सफलता से यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापानीज स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी जैसे पार्टनर्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। वे अपने अपने मॉड्यूल्स जैसे हेलो और एस्पिरिट भेजने के लिए और भी ज्यादा कमिटेड होंगे। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट डोमिनो होगा मार्स मिशन के लिए तकनीकी और मनोवैज्ञानिक आत्मविश्वास का निर्माण।
हम जानते हैं कि मार्स की यात्रा हमारे इन ल्यूनर मिशन से कई गुना जटिल होगी। ये मिशन 2 हफ्तों का है, लेकिन मार्स मिशन करीब 2 से 3 साल का होगा, जिसमें डीप स्पेस के रेडिएशन से भरे एनवायरनमेंट के टच में रहना, लंबे समय तक जीरो ग्रेविटी में रहना और अकेलेपन का सामना करना सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे। आर्टेमिस 2 का 10 दिन का मिशन इन सभी चीजों के लिए एक छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण परीक्षण है। इस मिशन से जो डेटा मिलेगा, एस्ट्रोनॉट्स के फिजिकल और मेंटल हेल्थ, नए लाइफ सपोर्ट सिस्टम और दूर के कम्युनिकेशंस का डेटा, ये सब मार्स की योजना के लिए नींव का पत्थर साबित होगा और ये इंसान को एक मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। ये इंसान के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। ये वो पल है जब हम साबित करते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, हम धैर्य रखते हैं और हम फिर से ऊंचाइयों को छूने के लिए उठ खड़े होते हैं। ये तारीख इस बात की याद दिलाएगी कि 50 साल पहले जो यात्रा अधूरी रह गई थी, अब वो पूरी होने वाली है। 50 सालों बाद इंसान फिर एक बार तैयार है चांद की सतह पर अपना कदम रखने के लिए। करवट लेते हुए वक्त में फिर एक बार इतिहास रचने की कोशिश की जा रही है। जो काम आज से करीब 5 दशकों पहले जल्दबाजी में किया गया था, अब उसे पूरे इत्मीनान के साथ दोहराने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, ये है नासा का आर्टेमिस मिशन, जिसके सहारे फिर एक बार नासा चांद को फतह करना चाहता है। साल 1972 के बाद पहली बार फिर एक बार इंसान चांद की सतह पर उतरेगा और इस बार इस मिशन को लेकर खास ये है कि अब एक महिला और एक मैन ऑफ कलर यानी कि अश्वेत व्यक्ति भी चांद की यात्रा पर जाएगा। ये न केवल एक बहुत बड़ी साइंटिफिक अकम्प्लिशमेंट होगी, बल्कि इसे मानवता के लिए एक अत्यंत बड़े लम्हे के रूप में भी देखा जा रहा है। जो जोखिम, जो रोमांच और जो खौफ आज से 50 सालों पहले चांद की यात्रा पर निकले एस्ट्रोनॉट्स ने एक्सपीरियंस किया था, वही इन नए एस्ट्रोनॉट्स को भी मिलेगा। मगर बीतते वक्त के साथ चीजें बहुत बदल गई हैं। आज हम 70 के दशक के मुकाबले कहीं ज्यादा एडवांस हैं। हमारे रॉकेट्स, हमारे कंप्यूटर्स पहले की अपेक्षा हर सूरत में बेहतर हैं। मगर वो चांद है एक ऐसी वीरानी दुनिया जो आज भी हमारी नजरों से बहुत ज्यादा छिपी हुई है। यहाँ पर आज भी वही खतरे, वही जोखिम हमारा इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें आज से चंद दशकों पहले मात देकर इन एस्ट्रोनॉट्स ने फतह हासिल की थी। हाल ही में नासा ने दुनिया की मुलाकात एस्ट्रोनॉट्स के उस दस्ते से कराई जो कि आर्टेमिस अभियान के तहत साल 2024 में चांद की सतह पर लैंड करेंगे। ये एक ऐतिहासिक लम्हा होगा जब हम फिर एक बार चांद की सतह पर उतरकर अपने जहन में उन पुराने दिनों के नॉस्टैल्जिया को जगा सकेंगे। साथ ही हमारी भावी पीढ़ियों को भी क्रूड स्पेस फ्लाइट में शामिल होने की प्रेरणा मिलेगी। बेशक स्पेस फ्लाइट में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। धरती से हजारों किलोमीटर की दूरी पर वीराने अंतरिक्ष में किसी अनजान दुनिया का रुख करना एक रोमांच का एहसास तो है ही, मगर ये उन खतरों को भी याद दिलाता है जिनसे होकर हमारे एंसेस्टर्स ने यहाँ तक की राह बनाई है। बात करें अगर पिछले 60 सालों की, तो जब से इंसानों ने बादलों को चीर काले अंतरिक्ष का रुख करना शुरू किया है, तब से आज तक बहुत से ऐसे अफसोसजनक हादसे भी पेश आए हैं जिनमें बहुत सी कीमती जानों को मौत का दामन थामना पड़ा। फिर चाहे वो मून मिशन अपोलो के प्रैक्टिस राउंड के दौरान कैबिन में आग लगकर तीनों एस्ट्रोनॉट्स की झुलसकर मौत होनी हो, या फिर धरती पर वापस आते हुए स्पेस शटल कोलंबिया के साथ हुई वो ट्रेजेडी। आज तक अंतरिक्ष के सफर पर निकली बहुत सी यात्राएं मौत की मंजिल पर आकर भी थमी हैं। ऐसे में दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज को ये चाहिए कि वो अंतरिक्ष यात्रा पर जा रहे एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करे। नो डाउट नासा ने एक कमाल का सेफ्टी पैरामीटर मेंटेन किया है। फिर चाहे वो आईएसएस पर होने वाली रेगुलर स्पेस वॉक्स और रिकवरी फ्लाइट्स हों, या फिर हबल स्पेस टेलीस्कोप की मेंटेनेंस जैसे बेहद चैलेंजिंग स्पेस मिशंस, इन सब के दौरान आज तक किसी भी अनहोनी घटना की कोई खबर सामने नहीं आई, जिसका श्रेय नासा के बेहद सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और हर एक स्पेस फ्लाइट से पहले होने वाली बेहद कड़ी इंस्पेक्शन ड्राइव्स को ही जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आज तक नासा में काम कर रहे वैज्ञानिक और इंजीनियर से कोई गलती नहीं हुई है। पिछले कुछ दशकों में ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जहां पर नासा एम्प्लॉइज के इग्नोरेंट बिहेवियर के चलते कुछ ऐसे हादसे पेश आए जिनसे एजेंसी की साख को भारी नुकसान पहुंचा।
लिहाजा इन घटनाओं के बाद जांच में सब कुछ साफ तो हुआ, दोषियों पर उचित कार्रवाई भी हुई और भविष्य में उत्पन्न होने वाली ऐसी किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पहले ही कुछ नियमों और कायदों को निर्धारित कर दिया गया है। हम सब जानते हैं कि नासा इस दुनिया की एक लीडिंग स्पेस एजेंसी है जो आए दिन कुछ न कुछ नया और चैलेंजिंग करती रहती है। ऐसे में इसके सिक्योरिटी पैरामीटर्स को निरंतर मेंटेन रख पाना एक चैलेंजिंग येट नेसेसरी मेजर है। इस बीच एजेंसी के उच्चाधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि वो किसी भी दबाव या लालच से हटकर किसी भी डिपार्टमेंट या कॉन्ट्रैक्टर की ओर से होने वाली गलतियों को पॉइंट आउट करें और उन चीजों को दुरुस्त करने के लिए फौरन उन्हें बदलने से भी गुरेज न करें। इतिहास में एक नहीं बल्कि कई बार ऐसा हो चुका है जब एक मामूली सी गलती के चलते पूरा का पूरा स्पेस मिशन बर्बाद होकर रह गया। नतीजतन स्पेसक्राफ्ट के डैमेज होने के साथ ही उसमें सवार एस्ट्रोनॉट्स को भी एक दर्दनाक मौत मरना पड़ा। ये किस्सा है साल 1967 का। अभी नासा को बने ठीक से 10 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि इसने अपने इतिहास का एक बड़ा हादसा देखा। दरअसल राष्ट्रपति केनेडी के चांद पर जाने के ऐलान के बाद नासा के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अभी इंसान को अंतरिक्ष में गए महज चंद साल ही बीते थे। ऐसे में सीधा चांद की सतह पर पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस कड़ी में चांद से जाने से जुड़े बहुत से अहम सिस्टम्स पर टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स का सिलसिला जारी था। इन्हीं में से एक था अपोलो 1 मिशन, जिसका उद्देश्य चांद की एक टेस्ट ट्रिप मारना था। इस मिशन के ट्रायल फेज के दौरान एक दिन जब लॉन्च की रिहर्सल चल रही थी तो कमांड मॉड्यूल के कैबिन में आग लग गई। रॉकेट के टॉप पर माउंट कैबिन में तीनों एस्ट्रोनॉट्स झुलसकर मर गए। ये घटना वाकई काफी चौंकाने वाली थी क्योंकि इसने नासा के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करके रख दिया था। इस घटना के बाद अमेरिका की काफी किरकिरी हुई। जब इस मामले की जांच शुरू हुई तो उस दौर के यूएस एयरफोर्स चीफ जनरल सैम फिलिप्स से लेकर मार्शल स्पेस फ्लाइट सेंटर के अधीक्षक वार्नर वॉन ब्राउन तक पर गाज गिरी। जांच में ये पाया गया कि आग लगने की मुख्य वजह कमांड मॉड्यूल की सर्किटरी में हुआ एक शॉर्ट था। जांच रिपोर्ट में ये साफ साफ मेंशन्ड है कि प्राइमरीली जब उन तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ तो उन पर लगी टेफ्लॉन की कवरिंग जलने लगी। लिहाजा टेफ्लॉन एक फायर रेजिस्टेंट मटेरियल है, बट स्टिल ये पता नहीं कैसे उसने आग पकड़ ली और बढ़ते बढ़ते यही आग एक होज तक जा पहुंची, जिसमें सिस्टम को ठंडा रखने के लिए एक फ्लेमेबल कूलेंट लिक्विड दौड़ रहा था। जैसे ही ये आग कूलेंट के संपर्क में आई तो एक जोरदार धमाका हुआ और बड़ी बड़ी आग की लपटों के बीच अपोलो 1 का कमांड मॉड्यूल जलकर खाक हो गया। ये नासा के इतिहास का एक काला अध्याय था। जब इस हादसे की वजह तलाशी गई, एक जांच हुई तो ये पाया गया कि ये हादसा जल्दबाजी में बरती हुई लापरवाही का नतीजा थी। टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स पर कैसे भी करके डेडलाइन के भीतर ही काम पूरा करने का दबाव था। ऐसे में उन्होंने बहुत जगह जल्दबाजी में गलतियां की, जिसमें से एक नतीजा ये हादसा बना। इस हादसे से पहले अपोलो मिशन के प्रोग्राम ऑफिसर जोसेफ शिया ने यह दावा किया कि अगर केबिन में आग लगी तो इसका एकमात्र कारण क्रू का सिगरेट सुलगाना होगा, अन्यथा इस केबिन में आग लग पाना नामुमकिन है। लिहाजा इस हादसे के बाद उनके दावों की हवा निकल गई। उस दौर के नासा एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स वेब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो आग मैनेजमेंट के फेलियर का नतीजा थी। जेम्स वेब ने बहुत कड़े बदलाव कर ये दिखा दिया कि वो एजेंसी की सुरक्षा से संबंधित किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं करने वाले। इस घटना ने उनका हाई लेवल मैनेजमेंट से भरोसा उठा दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अपने हिसाब से नए सेफ्टी नॉर्म्स तैयार किए और साथ ही टॉप एडमिनिस्ट्रेशन में भी बदलाव किए, जिसके बाद नासा की सुरक्षा प्रणाली और बेहतर हुई और आने वाले मिशंस में जानलेवा हादसों के होने की संभावनाएं घटी और हर सूरत में नासा एक सेफ्टी फर्स्ट एजेंसी बनकर उभरी। अब क्योंकि इस महान अपोलो मिशन की शुरुआत ही एक दिल दहला देने वाली घटना के साथ हुई थी, इसने सबको डरा कर रख दिया था। ऐसे में नर्वस होकर आगे का अभियान शुरू किया गया और इसके बाद किस्मत से सब कुछ ठीक भी हुआ। एक के बाद एक 7 अपोलो फ्लाइट्स ने उड़ान भरी, जिसमें से सफलतापूर्वक 6 फ्लाइट्स को चांद की सतह पर लैंड भी करवाया गया। मिड फ्लाइट इमरजेंसी के बीच एक फ्लाइट को सही सलामत वापस लाया गया और कुल मिलाकर यहाँ तक सब कुछ ठीक था। मगर फिर आया साल 1986 का साल, जहाँ फिर एक बार ऐसा हुआ जिसने नासा के सुरक्षा मापदंडों को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। जी हाँ, ये था साल 1986 में हुआ
चैलेंजर स्पेस शटल डिजास्टर, जिसमें लॉन्च के महज 73 सेकंड के बाद ही स्पेस शटल हवा में फट गया। नतीजतन इसमें सवार 7 एस्ट्रोनॉट्स एक दर्दनाक मौत मारे गए और फिर एक बार दुनिया ने नासा को घूरती हुई निगाहों से देखना शुरू कर दिया। इस हादसे के बाद भी दुनिया में नासा की किरकिरी हुई, जिसके बाद फिर एक बार नासा ने अपने सेफ्टी पैरामीटर्स को खंगालना शुरू किया। इस हादसे के बाद बैठी जांच ने यह पाया कि यह घटना भी एक मानवीय भूल का ही परिणाम थी। इस मिशन से एसोसिएटेड कॉन्ट्रैक्टर्स और सीनियर इंजीनियर्स ने पहले ही नासा के टॉप मैनेजमेंट को इस बात की इत्तला दे दी थी कि वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पर लॉन्च ना करें, मगर मैनेजमेंट में आसीन ऑफिशियल्स ने इस सलाह को बाईपास कर लॉन्च करने का फैसला कर लिया और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा जताया गया था। लॉन्च के कुछ देर बाद ही स्पेस शटल के SRB का रिंग मैकेनिज्म फेल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें आग लग गई और पूरा स्पेसक्राफ्ट बीच हवा में ही एक धमाके की भेंट चढ़ गया। मगर इसके बाद फिर एक बार गलतियों से सीख लेकर नासा ने अपने स्पेस मिशन को और ज्यादा सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया। पूरे 2 साल तक स्पेस शटल मिशन को रोककर उन पर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम किया गया और आगे चलकर उसी के दम पर हबल स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्च और मेंटेनेंस, ISS जैसे ग्रैंड स्पेस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन भी अंजाम दिया गया। मगर 1 फरवरी सन 2003 को फिर एक बार ऐसा हुआ जिसने नासा को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर की, जिसमें अंतरिक्ष से वापस लौटते हुए कल्पना चावला समेत 7 एस्ट्रोनॉट्स की जान गई। बाद में जब इस मामले की जांच हुई तो फिर एक बार वही सेम वजह थी। इस बार भी टेक्नीशियन और इंजीनियर्स की लापरवाही के चलते इन एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जान गंवानी पड़ी और नासा को अपनी इज्जत गंवानी पड़ी। खैर, आज की बात करें तो आज नासा आर्टेमिस जैसे बेहद बड़े मिशन को अंजाम देने जा रहा है, तो ऐसी लापरवाहियां कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आज के सेफ्टी नॉर्म्स पहले की अपेक्षा लाखों गुना ज्यादा बेहतर हैं, मगर उन्हें और भी बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि ऐसे हादसों की संभावनाएं शून्य पर लाई जा सकें। इवन नासा ने भी अपनी कमिटमेंट टू सेफ्टी जाहिर करते हुए सभी टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स को फुल प्रूफ रखने की कमिटमेंट दी है ताकि कोई भी हादसा पेश न आने पाए। क्या आप जानते हैं, चांद की एक ऐसी भी सूरत है जिससे कि आज तक आप बेखबर हैं। वास्तव में पृथ्वी और चांद के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चांद का रोटेशन टाइम और रेवोल्यूशन टाइम एग्जैक्टली सेम है, यानी कि जितना वक्त चांद को पृथ्वी की पूरी एक परिक्रमा करने में लगता है, उतना ही वक्त इसे अपनी धुरी पर घूमने में भी लगता है। ऐसे में हमेशा चांद की एक ही साइड पृथ्वी के समक्ष रहती है, जिसे हम नाइट टाइम में देख पाते हैं। इस अजीब से फिनोमिनन को एस्ट्रोनॉमी की लैंग्वेज में टाइडल लॉकिंग के नाम से जाना जाता है और यही टाइडल लॉकिंग रिस्पॉन्सिबल है कि हम आज तक अपने चांद की एक साइड से बेखबर रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आज तक हमने कभी भी इस डार्क साइड ऑफ मून को नहीं देखा है, बल्कि जब जब इसे देखा गया है या फिर इसके आसपास जाने की कोशिश भी की गई है तो हमेशा कुछ अजीबोगरीब हरकतें ही होती देखी गई हैं। मिसाल के लिए, जब अपोलो 11 लैंडिंग के दौरान 2 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद की सतह पर उतरे तो उन्होंने वहां कुछ अजीब सा होते देखा, जिसे उन्होंने वापस पृथ्वी पर आने के बाद पूरी दुनिया के सामने उजागर किया। इतना ही नहीं, बल्कि हाल ही चांद की डार्क साइड पर उतरे चाइना के ल्यूनर लैंडर चैंगी 4 ने भी वहां एक अलौकिक रोशनी को जलते देखा था। खैर, इन मुलाकातों में कुछ तो अजीब था जो आज भी हमें चांद के उस रहस्यमय हिस्से के बारे में सोचने को मजबूर करता है और साथ ही यही अजीब सी फीलिंग हमारे मन में कुछ ऐसे सवालों को भी खड़ा करती है कि आखिर ऐसा क्या है उस चांद के हिस्से में जो हमने अब तक नहीं देखा या फिर उसे हमें दिखाया ही नहीं गया। ऐसी ही ढेरों मिस्ट्रीज और कॉन्स्पिरेसीज के बीच से होकर गुजरेंगे हम आज के इस एपिसोड में, क्योंकि आज हम आपको चांद का वो चेहरा दिखाने वाले हैं जो आज तक पूरी दुनिया से छिपा हुआ था। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस यात्रा की विद अ क्विक रिकैप ऑफ द पास्ट। ये कहानी शुरू होती है 20 जुलाई सन 1969 की रोज। रात के 8 बजे का वक्त था। ह्यूस्टन टेक्सास स्थित नासा कंट्रोल सेंटर पर तगड़ी गहमा गहमी थी। हर कोई अपनी आंखों को नीचे उंगलियों को मोड़े बस यही प्रार्थना कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा प्लान किया गया था। पहले से मुकर्रर प्लान से हटकर कुछ भी होने का मतलब था मून की फर्स्ट एवर ह्यूमन लैंडिंग पर ग्रहण लगना, और इसकी नासा को बेहद बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी।
मगर यहाँ नासा और तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की किस्मत ने उनका साथ दिया और तमाम बाधाओं और अड़चनों को पार करते हुए सफलतापूर्वक वो मून की ऑर्बिट तक जा पहुंचे, जहां फर्दर चांद की सतह पर उतरने के लिए 2 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ल्यूनर मॉड्यूल में शिफ्ट हो गए और फौरन ही डिसेंड करते हुए चांद की सतह की ओर बढ़ने लगे। वहीं कमांड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिंस चांद की सतह से करीब 100 किलोमीटर ऊपर ही गर्दिश करने लगे। ऐसे में जब कामयाबी से ये लैंडिंग अंजाम दी गई और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर अपना पहला कदम रखने के साथ वो ऐतिहासिक जुमला कहा, और इस एक कदम के साथ ही ल्यूनर एक्सप्लोरेशन की वो आंधी शुरू हुई जिसने चांद के तिलिस्म को तोड़कर रख दिया, रहस्यों के सारे बांध ढहा दिए और रोमांच की सभी हदें पार कर दी। बहरहाल इस पहले ल्यूनर एक्सपीडिशन को शुरू हुए अभी चंद पल बीते ही थे कि एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन की निगाहों के सामने कुछ ऐसा आया जिसने उन्हें एक पल के लिए भौंचक्का कर दिया। दरअसल वो नजारा था एक तेज अलौकिक रोशनी का, जिसे बज एल्ड्रिन ने खुद अपनी आंखों से देखा था, मगर उन्होंने इस वियर्ड एक्सपीरियंस को कभी भी चांद पर रहते हुए उन्होंने नासा से शेयर नहीं किया। वो खामोश रहे और इस राज को अपने सीने में दफन करके अपने घर धरती की ओर बढ़ चले। आखिर में जब 24 जुलाई सन 1969 को जब वे धरती पर पहुंचे तो उन्होंने इस अनजाने रहस्य को पूरी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने इस घटना को बयान करते हुए कहा कि मैं ल्यूनर मॉड्यूल की खिड़की से बाहर झांक रहा था, तभी मुझे कुछ ऐसा नजर आया जिसने मेरे होश उड़ा कर रख दिए। मैं एक पल के लिए तो ये सोचने लगा कि वो अजीबोगरीब चीज है क्या जिसे फिलहाल मैं अपनी आंखों के सामने चांद पर मंडराता हुआ देख पा रहा हूँ। ये एक तेज मचलती हुई रोशनी का अंबार है जो चांद की सतह से कुछ ऊपर डोलता हुआ सा नजर आ रहा है। बज एल्ड्रिन ने सिर्फ इतना ही कहा था कि यूएफओ से लेकर मून पर एलियन लाइफ की मौजूदगी को लेकर ढेरों थियरीज और सुनी सुनाई बातों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। हालांकि वक्त वक्त पर इन बातों का खंडन भी किया जाता रहा, और वो भी इस तर्क के साथ कि आज हम चांद को ऑब्जर्व करते करते 6 दशकों से भी अधिक का वक्त लगा चुके हैं। ऐसे में अगर वहाँ किसी तरह की कोई लाइफ या एलियन लाइफ मौजूद होती तो वो हमारी नजरों के सामने जरूर आ चुकी होती। मगर आज जब चांद पर इतने सारे रोवर्स, लैंडर्स और ऑर्बिटर्स भेजे जा चुके हैं, ये निरंतर चांद को अपनी निगरानी में भी रखे हुए हैं, तो ऐसा कुछ कभी दिखा क्यों नहीं? क्यों कभी हमने चांद पर किसी सस्पिशियस एलियन एक्टिविटी को नोट नहीं किया? इस मामले में क्रिटिक्स के अपने विचार हैं और ऑप्टिमिस्टिक्स के अपने अलग। ऐसे में सच क्या है ये जानना काफी मुश्किल होता जा रहा है, और सच की यही तलाश हमें ले पहुंची हमारी अगली मंजिल चाइना की ओर। नहीं, ये वाला चाइना नहीं, बल्कि चांद पर मौजूद चाइनीज लैंडर चैंगी 4 की ओर। अब यहाँ ये लैंडर तो डेड हो चुका है, मगर जो चांद पर जीवन की मौजूदगी की सांसें इसने फूकी हैं, भाई साहब वो वाकई इनक्रेडिबल है। इनफैक्ट वो चौंकाने वाला है। दरअसल चैंगी 4 लैंडर ने चांद की सतह पर रहते हुए वहाँ अजीबोगरीब पदार्थ देखा जो झिलमिलाकर चमक रहा था। ऐसे में इसे रेडियम या फिर किसी अन्य स्पार्कलिंग एलिमेंट से जोड़कर देखना काफी अनरियलिस्टिक सा लगता है, क्योंकि हमारी प्रायर स्टडीज ये साफ करती हैं कि मून की कंपोजिशन का मेजॉरिटी पार्ट वॉल्केनिक ऐश से मिलकर बना है, जिसमें इस तरह के किसी भी चमकदार या नॉर्मल सिनेरियो में ग्लो करने वाले एलिमेंट का कोई ट्रेसेस मौजूद नहीं है। ऐसे में ये बात ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि चांद पर इस फार साइड में ऐसा क्या है जो बार बार हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वैसे चाइना तो अपनी रिसर्च और डिस्कवरीज की जानकारी पब्लिक डोमेन में देने से रहा, और वैसे भी इन चाइनीज के दावों में कितनी मजबूती है इस पर भी पुख्ता तौर पर कुछ कह पाना काफी मुश्किल है। आफ्टर ऑल चाइनीज खोज है तो फिर इस पर कितना ही भरोसा किया जा सकता है, ये कहना अब भी मुश्किल है। बट यार सवाल यहाँ तो फिर भी वही बना है कि आखिर चांद पर ऐसी कोई एडवांस सिविलाइजेशन है भी या नहीं जिससे अब तक हम अनजान रहे हों, और आखिर इस बात की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि हम दोबारा चांद पर जाएं और सो कॉल्ड एलियंस हम पर हमला ना करें। अब देखो यार, क्योंकि अमेरिका अब चांद पर वापस जा रहा है और इस बार कुछ नए इरादों के साथ, तो ऐसे में अगर वहाँ किसी भी एलियन की एग्जिस्टेंस है तो इस बार तो पक्का उसकी एस्ट्रोनॉट से मुलाकात हो ही जानी है। अदरवाइज नासा भी अपने इस एक्चुअल मून लैंडिंग मिशन को करने से पहले दर्जनों बार अलग अलग तरह के टेस्ट मिशंस को अंजाम दे चुका है, और इस दौरान वहां टेस्ट फ्लाइट के लैंड होने से लेकर कई घंटों तक सैटेलाइट्स की मदद से ऑब्जर्वेशन तक हर एक चीज नासा के ल्यूनर चेक को फुल प्रूफ बनाती है। अब अगर वहां कोई एलियन होगा भी तो जरा आप ही सोचिए, क्या वो इन कैमरों की निगाहों में नहीं आया होगा? हाँ भाई कैमरे,
ये भारी भरकम सैटेलाइट्स बड़े बड़े कैमरे ही तो हैं जो हर पल चांद पर नजरें जमाए हुए हैं। तो इस बात से एक चीज तो कंफर्म होती है कि चांद पर कोई एडवांस सिविलाइजेशन परमानेंट रूप में तो नहीं रहती। अब अगर वो जानबूझकर हमसे छिपने की कोशिश कर रहे हैं या फिर हमें ठप्पा करने के लिए एक सही वक्त की तलाश कर रहे हैं तो ये केस कुछ डिफरेंट है। बट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वहाँ पर किसी एडवांस किस्म की सिविलाइजेशन का होना और हमें टारगेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। अब बात रही जहाँ तक फार साइड ऑफ मून की, तो चांद का ये हिस्सा वाकई काफी ज्यादा सस्पिशियस और मिस्टीरियस है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में कॉन्स्टेंटली यहाँ कुछ न कुछ अजीब होता हुआ देखा जा रहा है। अब वहाँ एग्जैक्टली है क्या, इसका तो पता वहाँ जाकर ही चलेगा, मगर फिलहाल जो हम चांद के उस इलाके के बारे में जानते हैं वो ये है कि वहाँ जाना भी कम चुनौतियों भरा नहीं होगा। कम्युनिकेशन के लिए रेडियो नेटवर्क बहाल करने से लेकर सही लैंडिंग साइट के चुनाव तक ढेरों बातों का ख्याल रखना होगा। चांद की डार्क साइड इसलिए भी काफी डरावनी है क्योंकि वहां पहुंचने के बाद धरती से संपर्क बनाए रखना काफी ज्यादा कठिन रहता है और यही कनेक्शन प्रॉब्लम अच्छे भले मिशंस को डेड एंड तक पहुंचा देती है। मिसाल के लिए खुद हमारे इंडिया का चंद्रयान 2 प्रोब केवल इस एक खामी की वजह से फेल हो गया। फाइनल मोमेंट आने पर इजराइल का बैराशीट लैंडर भी वहां क्रैश कर गया और अगर भविष्य में ठीक ऐसी ही कोई घटना दोबारा से घट जाए और खासकर तब जब स्पेसक्राफ्ट में कोई इंसान सवार हो तो ये सोचकर ही रूह कांप जाती है। कुछ टेक्निकल फेलियर्स के अलावा मून की फार साइड पर मौजूद ज्योग्राफी भी हमारे इस अभियान के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। ये देखिए, ये हैं चांद की 2 तस्वीरें, जिनमें से एक है उस हिस्से की तस्वीर जिसे हम नियर साइड ऑफ मून कहते हैं, जो हमेशा हमारी यानी कि पृथ्वी की ओर तनी रहती है। वहीं ये है तस्वीर मून की फार साइड की, जो हमसे दूर उस ओर मुंह फेरे हुए है। अगर इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखें तो केवल इन्हें देखने भर से ही इनके बीच का फर्क साफ हो जाता है। दरअसल मून का वो हिस्सा जो हमेशा धरती की ओर रहता है वो प्रैक्टिकली ज्यादा एक्सेसिबल है, क्योंकि वहाँ लैंड फॉर्म्स ज्यादा इवन हैं बजाय के फार साइड के। चांद के इस कोने में एस्टेरॉइड्स के टकराव से बने क्रेटर्स और साथ ही अनइवन मासेस के डिस्ट्रीब्यूशन के चलते माउंटेन्स भी हैं। इनफैक्ट जिन्हें हम माउंटेन्स कह रहे हैं वो वास्तव में ठंडे पड़ चुके ज्वालामुखी हैं, जिनके एक्टिव पीरियड के दौरान चांद पर ढेर सारी वॉल्केनिक ऐश और मैग्मा डिपॉजिट्स यहीं से निकले थे, जो हमारी सॉफ्ट लैंडिंग को एक हार्ड लैंडिंग में तब्दील कर सकते हैं। तो अब आप ही बताइए, क्या इतने सारे रिस्क को लेकर चांद की उस डार्क साइड पर लैंड करने का कोई तुक बनता है? बाकी यहाँ मौजूद सो कॉल्ड एलियंस का तो तिलिस्म हम तोड़ ही चुके हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमेशा से मानव सभ्यता की सीमाओं को परखता आया है। जैसे ही नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही चांद पर जो खतरे मौजूद हैं वो इस मिशन के साथ ही हमारे लिए एक रियलिटी बन जाएंगे। कल्पना कीजिए कि एक अंतरिक्ष यात्री चांद के साउथ पोल के पास एक बीहड़ इलाके में किसी एक्सपेडिशन पर गया है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। वो अंतरिक्ष यात्री मून के साउथ पोल पर मौजूद किसी क्रेटर की गहराइयों में चला जाता है, जो हमेशा अंधेरे से ढका रहता है, जहां कभी कोई रेडियो सिग्नल नहीं पहुंच पाता और वहां का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इस घटना के बाद से उस एक्सपेडिशन और एस्ट्रोनॉट से, क्योंकि वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं होगा। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स इस तरह की सिचुएशन से डील करने में माहिर होते हैं, उन्हें इस तरह की परिस्थितियों से डील करने की ही ट्रेनिंग मिली होती है, लेकिन चांद पर जो परिस्थितियां हैं वो कहीं और नहीं पाई जाती। जहां ब्लैकआउट्स होना एक आम बात है, वहां का इलाका पूरी तरह से गहरे गड्ढों, क्रेटर्स और बड़ी बड़ी चट्टानों से भरा पड़ा है, जो उस एस्ट्रोनॉट के लिए किए जाने वाले किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत ही चैलेंजिंग बना देता है। जहां धरती पर हम किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को घंटों में ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन चांद पर ऐसा कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं ज्यादा समय लेने वाला है। हर एक सेकंड हमें एक नया खतरा मिलेगा। स्पेस के उस हार्श एनवायरनमेंट में, चांद के उस वैक्यूम में कोई भी इक्विपमेंट माल फंक्शन कर सकता है, नेविगेशन सिस्टम हमें एरर दे सकते हैं और ये सारे इंस्ट्रूमेंट फेलियर्स मून बेस पर रहने वालों और एस्ट्रोनॉट्स के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए यहाँ पर नया ल्यूनर डिस्ट्रेस सिस्टम काम आने वाला है। यूनिसा यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से
रिसर्चर्स की एक टीम ने इसे डेवलप किया है। ये सिस्टम चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। ये चांद के हार्श और यूनिक कंडीशंस को देखते हुए ही बनाया गया है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि चांद पर हमारे एस्ट्रोनॉट्स चाहे किसी भी हालात में हो, किसी भी रिमोट एरिया में काम कर रहे हो, वो एक डिस्ट्रेस सिग्नल अपने बेस तक पहुंचा पाएं जहां उनकी हेल्प करने के लिए कोई तो मौजूद होगा। और ये ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बहुत सी जिंदगियां बचा सकती है। ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ चांद तक ही सीमित नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को आगे हर जगह पर यूज किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम ल्यूनर एक्सप्लोरेशन के कुछ ऐसे अनजान खतरों को एक्सप्लोर करेंगे जो वाकई नासा को सोचने पर मजबूर करते हैं, और कैसे हमारी धरती से बाहर चांद पर रेस्क्यू सिस्टम काम करेगा और ये धरती पर हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि ये रोमांचक सफर अब शुरू होने वाला है। डेंजर्स ऑफ ल्यूनर एक्सप्लोरेशन। मून को एक्सप्लोर करना, इसे कॉलोनाइज करना सुनने में काफी फ्यूचरिस्टिक, साइंस फिक्शनल और काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगता है, लेकिन ये उन सबसे खतरनाक एनवायरनमेंट्स में से एक है जहां इंसान कभी रहने के लिए जाना चाहेगा। चांद पर कोई वातावरण नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि वहां सांस लेने के लिए ना तो हवा है, ना वहां मौसम है, और ना ही कोई ऐसी प्रोटेक्शन है जो वहां सूरज और स्पेस से आ रहे जानलेवा रेडिएशन से हमें बचा सके। चांद पर दिन के समय वहां की सरफेस का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और वहीं रात को यही टेम्परेचर गिरकर -173 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। और ऐसे में जहां तापमान में इतना ज्यादा शिफ्ट देखने को मिलता हो, वहां किसी भी शेल्टर के बिना कोई प्रॉपर इक्विपमेंट के ये शिफ्ट इंसानों को मिनटों में ही खत्म कर सकता है। चांद का साउथ पोल जहां नासा अपने फ्यूचर मिशंस भेजने की तैयारी कर रहा है, वहां पर तो खतरा और भी ज्यादा है। वो इलाका परमानेंट डार्कनेस में डूबे क्रेटर से भरा पड़ा है जो मीलों चौड़े हैं। इन अंधेरे इलाकों में कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिससे कि इनमें से कुछ क्रेटर्स इतने ज्यादा ठंडे हैं कि वो हमारे सोलर सिस्टम के वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस में से एक हैं। और इन इलाकों में अगर एस्ट्रोनॉट्स किसी एक्सपेडिशन पर जाते हैं तो उन्हें पूरी तरह से अपने इक्विपमेंट्स के भरोसे ही रहना होगा, और अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो उसके परिणाम जानलेवा हो सकते हैं। एक और सबसे बड़ा खतरा कम्युनिकेशन में आ जाता है। रेडियो सिग्नल्स मून के बीहड़ इलाकों में ऊबड़ खाबड़ सतह होने की वजह से चांद को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाते। जहां रेडियो सिग्नल्स नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो मिशन कंट्रोल या फिर आसपास के कॉलोनाइज्ड इलाकों से संपर्क नहीं कर पाएगा। चांद का वो हार्श एनवायरनमेंट और वो अकेलापन कुछ ऐसा होगा कि उसके लिए मदद बुला पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसी सर्वाइवल सिचुएशंस में समय ही सब कुछ होगा। हर एक सेकंड बिना कम्युनिकेशन के उनकी जिंदगी के बचने की संभावना को लगातार घटा रहा होगा। और इसके बाद कुछ ये सभी चीजें चांद के हार्श एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए ही डिजाइन की जाती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं होती। जैसे कि हेलमेट के वाइजर में कोई क्रैक आना, या फिर ऑक्सीजन टैंक में माल फंक्शन होना, या फिर आप कह सकते हैं कि रोवर का डेड हो जाना एस्ट्रोनॉट्स को ऐसी हालात में लाकर खड़ा कर देगा जहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा, और न ही उनके लिए वहां पर कोई बैकअप होगा। और स्पेस के उस वैक्यूम में किसी गेम की तरह कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा। अपोलो मिशंस के दौरान एस्ट्रोनॉट्स आने वाले इन खतरों से पूरी तरह से अवेयर थे, लेकिन वो मिशन सिर्फ कुछ दिनों के लिए थे। लेकिन नासा का आर्टेमिस मिशन, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर कुछ हफ्तों और कुछ महीनों के लिए भी रहना पड़ सकता है, और जितना लंबे समय तक वो चांद पर रहेंगे, उनकी ऐसी किसी परिस्थिति में फंसने या उनके साथ कुछ गलत होने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर आकर एक रिलायबल रेस्क्यू और कम्युनिकेशन सिस्टम चांद पर बनाई जाने वाली उस कॉलोनी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके बिना हम लंबे समय तक चांद को एक्सप्लोर करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसे अनजान फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम अक्सर कंसिडर नहीं करते, और चांद पर भी कुछ ऐसे ही फैक्टर्स जरूर मौजूद होंगे जो हमारी प्लानिंग को किसी भी वक्त चौपट कर सकते हैं। हमारे एस्ट्रोनॉट्स किसी भी समय कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, और उस समय
जो हमें लॉस होगा वो पूरी स्पेस इंडस्ट्री और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए सबसे बड़ा घाटा साबित हो सकता है और इसीलिए हमें नए अलार्मिंग सिस्टम्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाउ ल्यूनर डिस्ट्रेस सिस्टम वर्क्स। नया ल्यूनर डिस्ट्रेस सिस्टम हमारे लिए एक टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है जो कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के समय आने वाले कुछ यूनिक चैलेंजेस को देखते हुए ही बनाया गया है। हालांकि ये एग्जिस्टिंग कॉस्पास सारसैट सिस्टम पर आधारित ही बनाया गया है जो कि एक सैटेलाइट बेस्ड रेस्क्यू नेटवर्क है जिसे हम धरती पर अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको चांद के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने के लिए इसमें बहुत से चेंजेस किए गए हैं। चांद पर कोई भी ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जीपीएस नहीं है और न ही ऐसे टावर्स हैं जिनसे हम सिग्नल्स ट्रांसफर कर पाएं। तो ये नया ल्यूनर डिस्ट्रेस सिस्टम पूरी तरह से सैटेलाइट्स के एक कॉन्स्टलेशन पर आधारित होगा जो चांद को ऑर्बिट कर रहे होंगे, यानी कि बहुत सारे सैटेलाइट्स चांद को ऑर्बिट कर रहे होंगे और वो चांद के हर एक कोने पर अपनी पैनी नजरें बनाए हुए होंगे और सैटेलाइट्स का वो जाल हमारे इस डिस्ट्रेस सिस्टम का आधार होगा। ये कैसे काम करता है? जैसे मान लीजिए कि एक एस्ट्रोनॉट चांद की किसी खतरनाक जगह पर मुसीबत में फंसा हुआ है, तो वो इस सिस्टम के जरिए एक लो पावर इमरजेंसी बीकन को एक्टिवेट करेगा जो कि उसके इक्विपमेंट्स में लगा होगा। ये बीकन एक डिवाइस होगा जो सिग्नल भेजेगा सीधा उन सैटेलाइट्स को जो कि मून को ऑर्बिट कर रही होंगी और फिर वहां से वो सैटेलाइट्स उस सिग्नल को आगे अर्थ बेस्ड मिशन कंट्रोल या फिर चांद पर आसपास के किसी ल्यूनर बेस को पहुंचा देगा। जिसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट अगर वाकई मुसीबत में है तो उसका पता तुरंत ही किसी न किसी को लग जाएगा। इस पूरे सिस्टम में बीकन टेक्नोलॉजी एक की इनोवेशन है। डॉक्टर मार्क राइस यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका के लीड रिसर्चर हैं और सेफ्टी फ्रॉम स्पेस के फाउंडर भी हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि बीकन लो पावर कंडीशंस में भी 10 घंटे तक ट्रांसमिशंस को संभाल सकता है और ये उन एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो अपने बेस से किसी काम या फिर एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत दूर जा रहे होते हैं और उनके पास बैटरी लाइफ लिमिटेड होती है। उनकी टीम द्वारा डेवलप की गई वेवफॉर्म टेक्नोलॉजी ये सुनिश्चित करती है कि एस्ट्रोनॉट्स के साथ कम्युनिकेशन स्टेबल बना रहे और एनर्जी एफिशिएंट भी हो, जो कि स्पेस में सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सिस्टम की एक और खासियत है रियल टाइम ट्रैकिंग। सैटेलाइट नेटवर्क लगातार एस्ट्रोनॉट्स की लोकेशन को मॉनिटर करता रहता है, जिससे मिशन कंट्रोल उनके मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकता है उन कंडीशंस में भी जहां उनका संपर्क बेस या फिर ग्राउंड कंट्रोल से टूट गया हो। और ये कैपेबिलिटी खास तौर पर तब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब कोई एस्ट्रोनॉट किसी बहुत ऊंचे पहाड़ के पीछे या फिर किसी गहरे क्रेटर में फंस जाता है। ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस में अगर हमें एस्ट्रोनॉट की एकदम प्रिसाइज लोकेशन पता होगी तो वहां पर हमारा उनकी लोकेशन और उनको ट्रैक करने में खर्च होने वाला कीमती समय बच जाता है और हम अपना पूरा ध्यान तेजी से उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में लगा सकते हैं। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करने के लिए भी डिजाइन किया गया है, यानी इसे लगातार इंसानी निगरानी की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी में हर एक सेकंड बहुत कीमती होता है और इसके ऑटोमेटेड रिस्पांस सिस्टम के चलते एस्ट्रोनॉट्स अपना पूरा ध्यान खुद के सर्वाइवल पर लगा सकते हैं, क्योंकि उनको ये पता होगा कि इस सिस्टम की वजह से ग्राउंड कंट्रोल या फिर ल्यूनर बेस तक उनकी जानकारी पहुंच गई होगी और उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई न कोई मदद जरूर आ रही होगी। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक सेफ्टी मेजर नहीं है, ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लगातार कम्युनिकेशन और लोकेशन ट्रैकिंग की सुविधा देकर ये एस्ट्रोनॉट्स को दूर तक एक्सप्लोर करने का मौका देता है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स को ये भरोसा रहता है कि अगर वो चांद पर किसी खतरनाक मिशन पर निकलते हैं तो वो अकेले नहीं होंगे। अगर कहीं पर भी मिशन में कोई गड़बड़ी होती है तो उनके लिए तुरंत मदद हाजिर हो जाएगी। एप्लीकेशंस बियॉन्ड मून। इस रेस्क्यू सिस्टम का सबसे रोमांचक पहलू तो ये है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ चांद पर ही नहीं किया जाएगा, बल्कि चांद से परे भी हम इस सिस्टम को यूज कर पाएंगे। जैसे जैसे मानव सभ्यता मंगल और अन्य डीप स्पेस डेस्टिनेशंस के मिशन की तैयारी कर रही है, कम्युनिकेशन और रेस्क्यू टेक्नोलॉजी की जरूरत भी उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। चांद पर जिन चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ता है, जैसे कि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और लंबे रिस्पॉन्स टाइम, और मंगल पर परिस्थितियां और भी ज्यादा डरावनी हो जाएंगी। मान लीजिए कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट मंगल पर
किसी गंभीर परिस्थिति में फंस जाता है तो वहां से डिस्ट्रेस कॉल को पृथ्वी तक पहुंचने में 20 मिनट से भी ज्यादा का समय लग जाएगा। और ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में एक एक मिनट बहुत भारी पड़ जाते हैं और सिर्फ यही छोटे समय का फर्क ही वहां जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी बन जाएगी। लेकिन इस नए सिस्टम के इस्तेमाल से अगर कोई एस्ट्रोनॉट किसी मुसीबत में फंस जाता है तो बीकन टेक्नोलॉजी तुरंत ही इसकी जानकारी धरती पर ग्राउंड कंट्रोल को भेज देगी, लेकिन साथ ही मार्स पर बने बेस पर भी उसकी जानकारी पहुंच जाएगी, जिससे कि उनके साथी उस एस्ट्रोनॉट की मदद के लिए जल्दी से जल्दी कोई रेस्क्यू प्लान बना पाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका की रिसर्चर्स की टीम ने इस टेक्नोलॉजी का एक वर्जन धरती पर भी इस्तेमाल करने के लिए डेवलप किया है, जिसे बीगल कहा जाता है। ये टेक्नोलॉजी यहाँ धरती पर ही किसी रिमोट या फिर हजार्डस एनवायरनमेंट में और या फिर सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट्स में बहुत काम आ सकती है, जैसे कि हिमालय में फंसे पर्वतारोहियों से लेकर डिजास्टर जोन में काम कर रहे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स तक। बीगल लो पावर कम्युनिकेशन की सुविधा देता है। भले ही वहां पर दूसरे कन्वेंशनल नेटवर्क्स फेल हो जाएं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इतनी रिलायबल है कि ये बुरी से बुरी कंडीशन में भी काम करती रहेगी। बीगल का 2-वे कम्युनिकेशन फीचर इसे और भी ज्यादा यूजफुल बना देता है। ट्रेडिशनल SOS सिस्टम के विपरीत जो सिर्फ एक सिग्नल भेजते हैं, बीगल लोगों को रेस्क्यू के साथ कम्युनिकेट करने की भी सुविधा देता है, जिससे कि वो अपनी परिस्थिति के बारे में लोगों को अपडेट दे सकते हैं। ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन रेस्क्यूअर्स को अपने प्लान्स बनाने और उन्हें एग्जीक्यूट करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकती है। इससे समय की भी बचत होती है और जान माल की हानि भी कम हो जाती है। यहाँ पर स्पेस और अर्थ बेस्ड एप्लीकेशंस के बीच हमें एक समानता दिखाई देती है कि कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी मानवता के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, चाहे चांद पर एस्ट्रोनॉट्स को बचाने की बात हो या फिर धरती पर गंभीर परिस्थितियों में फंसे लोगों को बचाने की बात हो। बीगल टेक्नोलॉजी ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी जो इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है वो किसी भी तरह से पहुंच से बाहर ना जाए, उसका किसी भी हालात में कम्युनिकेशन बना रहे। कंक्लूजन, ये नया ल्यूनर डिस्ट्रेस सिस्टम एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। जैसे जैसे हम चांद, मंगल और उससे आगे के लॉन्ग टर्म मिशंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक रिलायबल कम्युनिकेशन और रेस्क्यू सिस्टम होना बहुत जरूरी हो जाता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन बहुत से अनजान और रहस्यमय खतरों से भरा हुआ है और इस तरह की इनोवेशंस के बिना जोखिम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और जहां पर इंसानी जान की बात आती है वहां पर हम दांव नहीं खेल सकते। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का असर स्पेस से भी परे है। बीगल यहाँ धरती पर भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में एक रेवोल्यूशन ला सकता है, और ये हमें इस नए सिस्टम की क्षमता को दर्शाता है। ये दिखाता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन से जो इनोवेशंस हो रहे हैं उनका हमारे दैनिक जीवन और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है, वो कैसे और ज्यादा बेहतर होती जा रही है। अब चाहे चांद हो या फिर पृथ्वी के रिमोट एरियाज, ये टेक्नोलॉजी सुनिश्चित करती है कि अगर कोई किसी बुरी परिस्थिति में फंसा हुआ है या किसी इमरजेंसी में है तो वह हमेशा किसी न किसी से संपर्क जरूर कर पाए। और धरती पर यह टेक्नोलॉजी मरीन सेलर्स के बहुत काम आ सकती है। अक्सर हम सुनते हैं कि मदद न मिलने की वजह से समुद्र में बहुत से हादसे हो जाते हैं, और ये टेक्नोलॉजी वहां पर किसी वरदान से कम नहीं है। जैसे जैसे नासा आर्टेमिस प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है, हमारा नई दुनिया को एक्सप्लोर करने का सपना भी सच होने वाला है। लेकिन एक्सप्लोरेशन भी तभी मुमकिन है जब वो सुरक्षित हो। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका के रिसर्चर्स को उनके इस सराहनीय काम के लिए उनका बहुत धन्यवाद। अब एस्ट्रोनॉट्स चाहे मून पर हों या फिर मार्स पर हों या फिर कोई भी अनजानी जगह पर हों, वहां पर वो पूरे आत्मविश्वास के साथ जा सकते हैं, ये जानते हुए भी कि वहां पर खतरा है, लेकिन वो ये बात भी जानते हैं कि उनके पास एक लाइफलाइन है, एक भरोसा है कि अगर वो किसी भी मुसीबत में फंस जाते हैं तो उनके पीछे जो लोग हैं वो उन्हें बचाने के लिए आ जाएंगे। 14 जुलाई सन 1969 अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद की जमीन पर कदम रखते हैं। पूरी दुनिया सांसें रोककर इस ऐतिहासिक नजारे को देख रही थी। इंसान पहली बार चांद पर थे, लेकिन तभी बज एल्ड्रिन अपने हेलमेट के वाइजर में कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। वो अपने साथी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं, नील, ये आसमान इतना काला क्यों है? तारे कहाँ गए? ये एक छोटा सा पल था
एक रिकॉर्डिंग में कैद, लेकिन इसने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जो आज भी लोगों के दिमाग में घूमता है। क्या वो तारे सच में गायब हो गए थे? क्या चांद पर कोई रहस्यमय घटना घटी थी, या फिर ये एक सबसे बड़े झूठ का हिस्सा था जो हमसे छुपाया जा रहा है? दोस्तों, आज का हमारा ये सफर होगा अंतरिक्ष के सबसे बड़े, सबसे दिलचस्प और सबसे गहरे राज को जानने का। हमारा ये सफर सिर्फ जवाब देने वाला नहीं है, बल्कि आपके दिल में नए सवालों को भी जगाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी अंतरिक्ष के अंधेरे से शुरू होती है और इस कायनात की रोशनी तक जाती है। तो शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो बज एल्ड्रिन ने पूछा, तारे कहाँ गए? ये सवाल सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट का सवाल नहीं था, ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने दुनिया भर में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जब हम रॉकेट लॉन्चेस के वीडियोस देखते हैं, जैसे स्पेसएक्स का फॉल्कन 9, नासा का सैटर्न वी और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आई तस्वीरों को जब हम गौर से देखते हैं, तब हर जगह सिर्फ एक ही चीज दिखती है। बैकग्राउंड में सिर्फ काला अंधेरा, ना कोई सितारा, ना कोई चमक, बस एक खालीपन से भरा हुआ अनंत ब्रह्मांड। जरा सोच कर देखो, जब हम जमीन से रात को आसमान देखते हैं तो लाखों सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वहीं अंतरिक्ष में जहां कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई बादल नहीं, तो फिर वहां तारे क्यों गायब हो जाते हैं? ये बात दिल में एक खौफनाक सा शक जरूर पैदा करती है। क्या ये सब नकली है? क्या नासा या दूसरी स्पेस एजेंसीज हमसे कुछ छिपा रही हैं? लेकिन दोस्तों, इतनी जल्दी फैसला मत करना। आज हम इस राज के हर कोने को खोलेंगे, कैमरा के साइंस से लेकर एस्ट्रोनॉट के खुद के अनुभव तक, और फिर अंतरिक्ष के उस अंधेरे तक, शायद जहां कुछ छिपा हुआ है। ये एक लंबी कहानी होने वाली है। चलो वक्त के दरवाजे खोलते हैं और पहुंचते हैं 7 फरवरी सन 1984 में। स्पेस शटल चैलेंजर अंतरिक्ष में है। 5 एस्ट्रोनॉट एक ऐसा इतिहास रचने जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। ये था पहला अनटेथर्ड स्पेस वॉक, मतलब बिना किसी रोप के अंतरिक्ष में चलना, स्पेस स्टेशन से बिना किसी सुरक्षित रूप से बंधे हुए। एस्ट्रोनॉट ब्रूस मैकेंडलेस अपने खास स्पेस सूट में तैयार हैं और वो शटल के कार्गो बे में कदम रखते हैं। उनके मुंह से निकलते हैं ये शब्द। नील के लिए ये एक छोटा कदम हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये एक बड़ी छलांग है। ये पल अंतरिक्ष के इतिहास में एक मिसाल बन गया। पायलट रॉबर्ट गिब्सन अपने हैसेलबल्ड कैमरा से एक तस्वीर खींचते हैं, मैकेंडलेस अंतरिक्ष में आजाद टहलते हुए, एक साइंस फिक्शन फिल्म के हीरो के जैसे। ये है वो तस्वीर जो आज भी हर किसी के दिलों में बसी हुई है। लेकिन जरा रुकिए, इसमें एक ट्विस्ट है। तस्वीर के बैकग्राउंड में कोई तारे नहीं है, सिर्फ काला अंधेरा। अब ये सवाल और भी गहरा जाता है, क्या अंतरिक्ष में तारे सच में नहीं होते? एस्ट्रोनॉट्स खुद कहते हैं कि ऑर्बिट में अंतरिक्ष एक गहरे काले रंग को ओढ़े होता है, जैसे कोई पुराना साया उन्हें घूर रहा हो। लेकिन एक बात और है, मैकेंडलेस ने बाद में बताया कि जब वो स्पेस वॉक कर रहे थे तो उन्हें अपने वाइजर में सूरज की रोशनी की वजह से दूर दूर तक कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था, और तारे तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्या वो साइंस का कोई अनोखा नियम है? चलिए इसकी गहराई में जाते हैं। आज इस राज को समझने के लिए हमें सबसे पहले कैमरा के साइंस को समझना होगा। आखिर कैमरास कैसे काम करते हैं? इसका सबसे बड़ा राज है शटर स्पीड। ये एक तरह का दरवाजा होता है जो खुलता है और बंद होता है। जब ये दरवाजा ज्यादा देर तक खुला रहे तो बाहर से ज्यादा रोशनी कैमरे में दाखिल हो जाती है और वो तस्वीर चमकदार बनती है। जैसे रात को हम बल्ब की तस्वीर लेते हैं, लेकिन अगर ये जल्दी से बंद हो जाए तो रोशनी कम आती है और तस्वीर थोड़ी अंधेरी बनती है, जैसे दिन में कोई हल्की सी छाया होती है। ये एक बैलेंस का खेल है और अंतरिक्ष में ये बैलेंस बिल्कुल अलग है। अंतरिक्ष में क्या होता है, वहाँ एस्ट्रोनॉट, स्पेसक्राफ्ट या चांद की जमीन, ये सब सूरज की तेज रोशनी से चमक रहे होते हैं। सूरज वहाँ इतना पावरफुल है कि जमीन पर होने वाली रोशनी से 10 गुना ज्यादा तेज होता है, क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो रोशनी को फिल्टर और एब्जॉर्ब कर पाए। अब अगर कैमरा का शटर ज्यादा देर तक खुला रहेगा
तो ये उजले ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्ट्रोनॉट का सूट या चांद की जमीन एक सफेद धब्बे से नजर आती हैं। इसीलिए एक परफेक्ट फोटो खींचने के लिए कैमरा अपनी रोशनी को कम करता है और रोशनी को कम करने के लिए कैमरा शटर को तेजी से बंद कर देता है और इस चक्कर में बैकग्राउंड में जो तारे हैं जो पहले से ही हल्के हल्के चमकते हैं वो फोटो से बिल्कुल ही गायब हो जाती हैं। यहाँ सीधी सी बात यह है, या तो फोरग्राउंड साफ दिखेगा या बैकग्राउंड, दोनों को साथ में कैप्चर करना नामुमकिन है। आप इसे एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे दिन में आप अपने फोन से सूरज की तस्वीर खींचोगे तो आसपास का आसमान काला दिखाई देगा। आप दोनों को एक साथ तस्वीर में कैप्चर नहीं कर सकते। ऐसे ही अंतरिक्ष में चाहे कितने ही तारे क्यों न हो, अगर हम अंतरिक्ष में किसी चीज पर फोकस करके कोई तस्वीर लेते हैं तो तारे जो बैकग्राउंड में हैं, जो पहले से ही बहुत कम चमक रहे हैं, वो तस्वीर से बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में रोशनी का फर्क और भी ज्यादा है। तो अंतरिक्ष में तारे ना दिखना या चांद पर ली गई फोटोज में किसी में भी तारे का ना होना कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, बल्कि ये तो कैमरे का एक नियम है और इस नियम से अनजान लोग इन कॉन्स्पिरेसीज का शिकार हो जाते हैं। अब एक और सवाल उठता है, अगर कैमरास तारे नहीं देख सकता तो क्या एस्ट्रोनॉट्स भी उन्हें नहीं देख पाते? ये सवाल दिल को छू जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अंतरिक्ष में तो तारे दिखने चाहिए। अगर कैमरा नहीं देख सकता तो अंतरिक्ष यात्री तो देख ही सकते हैं, क्योंकि वहाँ ना कोई पॉल्यूशन है, ना धुंध है और ना ही कोई शहरी रोशनी है। लेकिन चलो एक एस्ट्रोनॉट की जबानी सुनते हैं। अपोलो मिशन के लोग जैसे कि बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस और आईएसएस पर काम करने वाले एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं कि जब वो अंतरिक्ष में होते हैं तो आसमान एक गहरा काला समुद्र के जैसा दिखाई देता है, कोई तारे नहीं। ये सुनकर हैरानी तो होती है, लेकिन तो क्या वहां पर तारे सच में नहीं होते? तो यहाँ पर बात आती है हमारी आंखों की। हमारी आंखें भी एक कैमरा की तरह काम करती हैं। आंखों की प्यूपिल यानी कि पुतली भी कैमरे की तरह रोशनी के हिसाब से एडजस्ट होती है। जब हम तेज रोशनी में होते हैं, जैसे कि दिन में सूरज के सामने, तो प्यूपिल छोटी हो जाती है ताकि आंखों में एक लिमिट से ज्यादा रोशनी ना जाए और आंखों को कोई नुकसान न हो। अंतरिक्ष में भी यही होता है। चांद पर खड़े एस्ट्रोनॉट्स के सामने चांद की सतह सूरज की रोशनी से चमक उठती है। स्पेसक्राफ्ट का मेटल भी चमक उठता है और ये रोशनी इतनी तेज होती है कि आंखें अपनी पुतलियों को एडजस्ट करती हैं, जिससे कम रोशनी एस्ट्रोनॉट्स की आंखों में जाती है और हल्के तारे वहीं पर गायब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प ट्विस्ट है। अपोलो के एस्ट्रोनॉट्स ने बताया कि जब वो ल्यूनर लैंडर के साए में खड़े होते थे तो वहां पर सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी, तो उनकी आंखें धीरे धीरे अंधेरे में एडजस्ट हो जाती थी और तब उन्हें आसमान में तारे दिखाई देते थे। एक एस्ट्रोनॉट ने कहा, वो पल जैसे किसी और दुनिया का था। एक तरफ रोशनी का समंदर था और दूसरी तरफ साए में छुपी हुई कायनात। तो सोचो, अंतरिक्ष में तारे तो हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए हमें अंधेरा चाहिए। ये एक ऐसा सच था जो शायद जमीन पर रहकर हम कभी न समझ पाते। नासा के आर्टेमिस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद के साउथ पोल पर उतारा जाएगा, एक ऐसी जगह पर जहां पहले कोई नहीं गया। ये इलाका काफी अलग है। यहाँ सूरज की रोशनी सीधे नहीं पड़ती और इसलिए ये ज्यादातर अंधेरे से घिरा रहता है। तो क्या वहां पर तारे दिखाई देंगे? ये सवाल दिल में एक नई उम्मीद तो जगाता है। क्या हमें वो नजारा मिलेगा जो अपोलो के एस्ट्रोनॉट्स को नसीब नहीं हुआ था? वैज्ञानिकों का कहना है कि साउथ पोल पर भी सूरज की रोशनी और चांद की चमक दिन में इतनी तेज होगी कि तारों को देखना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि चांद की सरफेस सूरज की रोशनी का 80% रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर एक और मजेदार बात यह है कि साउथ पोल पर काफी गहरे क्रेटर्स हैं, जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँच पाती। अगर एस्ट्रोनॉट्स इन क्रेटर्स में रुकेंगे और वहाँ कुछ देर अंधेरे में रहेंगे तो उनकी आंखें अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी और वहाँ पर वो एक ऐसा आसमान देखेंगे जैसा हम जमीन से कभी नहीं देख सकते। लाखों तारे एक साथ चमकते हुए बिना किसी रोशनी की रुकावट के। ये एक अनोखा मौका होगा, क्योंकि जमीन से हमें एटमॉस्फेयर के कारण तारे थोड़े ब्लर भी दिखाई देते हैं और एटमॉस्फेयर की वजह से टिमटिमाते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन वहां पर अंतरिक्ष में हर तारा क्रिस्टल क्लियर होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये नजारा हमें दिखाएगा कि हमारी कायनात
कितनी विशाल और खूबसूरत है। लेकिन दोस्तों, ये भी मत सोचना कि अंतरिक्ष में तारे कभी कैप्चर ही नहीं हुए। एस्ट्रोनॉट डॉन पैटेट ने आईएसएस से कुछ ऐसी तस्वीरें खींची हैं जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। उन्होंने लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया, मतलब कैमरा का शटर 30 सेकंड या उससे भी ज्यादा देर तक खुला रखा। इस तरह रोशनी धीरे धीरे कलेक्ट होती है और तस्वीर में सारे तारे साफ साफ दिखाई देते हैं, जो कोई भी नॉर्मल कैमराज मिस कर देता है। एक तस्वीर में तो उन्होंने स्टार ट्रेल्स भी कैप्चर किए, जैसे तारे आईएसएस के साथ एक लंबी चमकीली लकीर बनाते हुए। ये तस्वीर इतनी खूबसूरत है कि लगता है कि जैसे पूरी कायनात एक छोटे से फ्रेम में समेट दी गई हो। ये बताता है कि तारे वहां पर हैं, वो हमेशा से थे, बस उन्हें पकड़ने के लिए थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए। एक और बात, आईएसएस पर एक खास विंडो है, कुपोला, जहां से एस्ट्रोनॉट्स रात के तारे देख सकते हैं जब स्टेशन जमीन की साई में होता है। तो जब अगली बार कोई कहे कि अंतरिक्ष में तारे नहीं हैं, तो उन्हें ये तस्वीर दिखा देना। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं तारे नहीं दिखते, मतलब ये सब झूठ है और स्पेस मिशंस भी फेक हैं। ये बात दिल में शक पैदा करती है और ये शक तब और बढ़ जाता है जब लोग कहते हैं कि चांद पर लैंडिंग कभी हुई ही नहीं थी। लेकिन अब तो आप समझ गए होंगे कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ना तो तारे छुपाए गए, ना मिशंस झूठ थे। ये सब कैमरा के लेंस और आंखों की साइंस का खेल है। जरा सोच के देखो, अगर नासा को कॉन्स्पिरेसी करनी ही होती तो क्या वो थोड़ी सी एडिटिंग से तारे नहीं डाल देते? लेकिन उन्होंने वही दिखाया जो सच था, और इस सच को समझने के लिए हमें साइंस की जरूरत है। एक और बात, अपोलो मिशंस के वक्त लोगों ने ये भी कहा था कि शैडोज गलत दिखाई देते हैं, लेकिन उसे भी साइंस ने समझा दिया। चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए शैडोज वहां पर शार्प होते हैं। तो अगली बार जब कोई ये थियरी सुनाए तो उसे ये पूरी कहानी सुना देना और कहना कि राज छुपाने में नहीं बल्कि समझने में है, और उसे ये वीडियो भी शेयर कर देना। तो दोस्तों, ये था अंतरिक्ष का वो राज जो शुरू हुआ बज एल्ड्रिन के एक छोटे से सवाल से और खत्म हुआ एक बेहद खूबसूरत सच के साथ। ये कहानी सिर्फ तारों के गायब होने की नहीं है, बल्कि हमें ये समझाती है कि कायनात के नियम कितने अनोखे हो सकते हैं। अगली बार जब आप रात को आसमान की तरफ देखें तो एक बार उन चमकते तारों को गौर से जरूर निहारिएगा। वो वहां पर हैं, वो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। अंतरिक्ष में उनका न दिखना कोई छुपाने की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सच है जो हमें साइंस के जरिए इस ब्रह्मांड के और करीब लाता है।